तो धुरंधर 2 एक प्रोपोगेंडा मूवी है, ये बात तुम्हें हर कोई इंटरनेट पे बोलता हुआ मिल जाएगा। जहां पर मूवी एक पेट्रियोटिक स्पाई एस्पियोनेज थ्रिलर होने से ज्यादा एक लेफ्ट विंग राइट विंग की डिबेट बन चुकी है, जहां पर इंसानों से लेकर जर्मन शेपर्ड तक सारे इस मूवी को प्रोपोगेंडा बता रहे हैं। वहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मूवी प्रोपोगेंडा नहीं है, पर फिर भी इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद भी मूवी ने अभी तक 800 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया है, वो भी पिछले 5-6 दिनों में। और इसी से ये सवाल आता है कि अगर सच में मूवी एक प्रोपोगेंडा है तो फिर लोग इसे इतना देख क्यों रहे हैं, क्योंकि जनरली तो लोग इस तरह की प्रोपोगेंडा मूवीज़ को अवॉइड करते हैं देखना। पर धुरंधर 2 के केस में ये क्यों नहीं हो रहा? तो देखो, धुरंधर 2 तुम्हें ऊपर से एक स्पाई थ्रिलर लगेगी जिसमें बहुत सारे रियल लाइफ इवेंट्स को मिक्स करके एक फिक्शनल स्टोरी दिखाई गई है, जिसमें अपने मूवी के मेन कैरेक्टर हमजा को छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर्स रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं। इवन मूवी में जो जसकीरत के जीजा का कैरेक्टर है पिंदा, वो भी एक रियल लाइफ कैरेक्टर हरविंदर सिंह संधू, जिसे रिंदा भी कहा जाता था, उस पर बेस्ड है। उसके अलावा भी मूवी का जो मेन विलन है मेजर इकबाल, वो भी एक रियल लाइफ पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स ऑफिसर इलियास कश्मीरी के ऊपर बेस्ड है, जो आगे जाके 26/11 के हमले में भी एक हैंडलर था, जैसा हमें धुरंधर 1 मूवी में भी दिखाया गया है। इवन मूवी में दिखाई गई लयारी गैंग वॉर और ऑपरेशन लयारी भी रियल लाइफ में हुए थे, जिसमें उजैर बलूच ने अरशद पप्पू के सर के साथ रियल लाइफ में फुटबॉल खेला था, जैसा हमें मूवी में दिखाया गया है। इवन रियल लाइफ में भी ऑपरेशन धुरंधर को एसपी असलम चौधरी ने एग्जीक्यूट किया था, जैसा हमें मूवी में भी दिखाया गया है। और ये सारी चीजें वेल डॉक्यूमेंटेड डेटा हैं, जिसकी तुम्हें यूट्यूब पर रियल फुटेज भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ तक कि एसपी असलम चौधरी की डेथ भी रियल लाइफ में एक सुसाइड कार बम में हुई थी, जैसा हमें मूवी में दिखाया गया था। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी सिमिलरिटीज तुम्हें मूवी में देखने को मिल जाएंगी रियल लाइफ से, जिस पर तुम्हें यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। तो उस पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, पर इन सारी डिटेल्स को अगर तुम जानोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मूवी के डायरेक्टर आदित्य धर ने इस मूवी के लिए कितनी इन डेप्थ रिसर्च की थी, जबकि इससे आधी रिसर्च में तो स्पाई यूनिवर्स की पूरी मूवीज बन जाती हैं। बट फिर भी यहाँ पर अगर कुछ एक्यूरेट नहीं है तो वो इन सारे इवेंट्स की टाइमलाइन, जहाँ पर इन सारे इवेंट्स को बहुत ज़्यादा आगे पीछे करके दिखाया गया है एक स्टोरी क्रिएट करने के लिए। बट वहीं पर एक प्रॉब्लम भी है कि मूवी एक पर्टिकुलर पार्टी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाइट में दिखाने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि मूवी डिमोनेटाइजेशन को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। पर प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट खुद आज तक 10 सालों में डिमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाई है। एंड इवन अब तो गवर्नमेंट उसके बारे में बात भी नहीं करती है, क्योंकि हम सबको पता है कि डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर था, जिसे गवर्नमेंट खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। जहाँ पर बोला गया था कि डिमोनेटाइजेशन ब्लैक मनी और टेररिज्म फंडिंग को रोकने के लिए किया गया है, बट एक्चुअल में जो ब्लैक मनी के 500,000 के नोट्स बंद हुए थे, उसमें से 99% नोट्स घूम फिर के फिर से बैंक में ही वापस आ गए थे, क्योंकि लोगों ने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के वो सारे पैसे फिर से बैंक में जमा करा दिए थे, जिससे लोगों के पास जो ब्लैक मनी था वो घूम फिर के फिर से सिस्टम में ही वापस आ गया था। इवन मूवी में कहा गया है कि डिमोनेटाइजेशन टेररिज्म फंडिंग को रोकने के लिए किया गया है, बट हम सबको पता है कि 2016 के बाद भी इंडिया में कितने टेरर अटैक्स हुए हैं। सो बहुत हद तक मूवी इन सारी चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश तो करती है और बहुत सॉफ्टली इन्फ्लुएंस करती है कि कैसे एक पर्टिकुलर पार्टी हमारे बारे में कितना अच्छा सोचती है। बट यहीं पर एक ट्विस्ट भी है कि मूवी अपने डिस्क्लेमर में खुद कहती है कि वो पूरी तरह से फिक्शनल स्टोरी है, विच मीन्स मूवी में दिखाई गई सारी बातें एंड इवेंट्स काल्पनिक हैं। और ये बोलने के बाद भी मूवी स्टोरी में बहुत सारे फैक्ट्स एंड रियल लाइफ इवेंट्स को दिखाती है, जैसे कि आतिक अहमद को लाइव टीवी पर मारना, फिर 2014 में मोदी जी का पीएम बनना एंड 2016 की नोटबंदी। बट एट द सेम टाइम मूवी ये भी कहती है कि वो पूरी तरह से फिक्शनल है, जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि तुम्हें मूवी को रियल मानना है या फिक्शनल। और देखो, ये बात तुम्हें इंटरनेट पर कोई नहीं बताएगा कि अगर तुम 18+ हो और एक फिक्शनल मूवी देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देने के लिए, तो वो तुम्हारी गलती होगी, ना कि उस पॉलिटिकल पार्टी की या फिर उस मूवी की, क्योंकि मूवी का काम है तुम्हें स्टोरी दिखाना और पॉलिटिकल पार्टी का काम है अपने एजेंडास पुश करना। और ऐसे में तुम किसे वोट देते हो ये तुम्हारा डिसीजन है और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम किसी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होकर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट ना दो। और देखो, इंटरनेट पर जितने भी क्रिएटर्स हैं उनमें से कुछ बहुत कम ही ऐसे क्रिएटर्स होंगे जो 100% न्यूट्रल हैं इस टॉपिक पर। या तो वो
लेफ्ट विंग की तरफ से बोल रहे होंगे या फिर राइट विंग की तरफ से। 100% न्यूट्रल क्रिएटर तुम्हें बहुत कम ही देखने को मिलेंगे क्योंकि उनके पास ऑडियंस नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऑडियंस उन्हें देखना नहीं चाहती, क्योंकि ऑडियंस का भी कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। या तो ऑडियंस बिल्कुल ही अच्छा सुनना चाहती है या फिर बिल्कुल ही बुरा, और ऐसे में क्रिएटर्स वही बोलेंगे जो ऑडियंस सुनना चाहती है। और धुरंधर 2 के केस में ये तो और भी बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है, जहाँ पर ऑडियंस 2 भागों में बढ़ चुकी है। या तो ऑडियंस इसके बारे में अच्छा सुनना चाहती है या फिर बिल्कुल ही बुरा, और ऐसे में क्रिएटर्स वही बोल रहे हैं जो ऑडियंस सुनना चाहती है। अगर कोई क्रिएटर न्यूट्रल होकर अपना ओपिनियन दे रहा है तो बहुत कम ही चांसेस है कि ऑडियंस उसे सुनेगी। तो ऐसे में ये तुम्हारा ओपिनियन होना चाहिए कि तुम किसे सच मानना चाहते हो। बस इतना ध्यान रखना कि तुम जो भी देख रहे हो उसे एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, और जब तुम्हें उस पर पूरा यकीन हो तभी उस पर विश्वास करना, वरना नहीं। पर खैर यही था मेरा ओपिनियन धुरंधर 2 को लेके। इसके अलावा तुम अपना ओपिनियन बताओ कि तुम्हें क्या लगता है इस मूवी के बारे में। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो तुम वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।